दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही हवा के तेज झोंके के संग बर्बेरी परफ्यूम की परिचित खुशबू के भपके से मुझे नींद से जगा दिया। तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो गए और मुझे जगाया तक नहीं। मैंने मीची आंखें से अधरेटे ही अमित से कहा। तुम्हें बंद आंखों से भी भनक लग गई कि मैं तैयार हो गया हूँ। अमित ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। भनक कैसे ना लगती, यह खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर जो छा गई है, यह मेरा वजूद बन गई है। मैंने मन ही मन कहा, थैंक्स डियर। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, रोज़ तुम बैठी देती हो, एक दिन तो मैं भी अपनी परी की खिदमत में मॉर्निंग टी पेश कर सकता हूँ। उसके इस अंदाज से मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बुद्धू चाय के लिए नहीं कह रही हूँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ आज तक तुमने मेरे लिए किया है। कहते हुए सजल आंखों से मैं अमित के गले लग गई। चाय पीकर वो मुझे गुड बाय किस कर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद भी मैं उसकी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। मैंने एक मीठी सी अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपने स्टडी रूम में ही नींद लग गई थी। अगले हफ्ते राजस्थान एम्पोरियम में मेरी पेंटिंग्स और मेरे द्वारा बने हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन थी। साथ में अपनी पहली किताब भी लॉन्च करने जा रही थी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपनी स्टडी रूम में ही नींद लग गई। अमित ने मेरी स्टडी रूम के तौर पर गार्डन फेसिंग रूम को चुना था। उसे पता है कि मुझे खिड़कियों में से कितना लगाव है। ये खिड़कियां ही जिसके द्वारा मैं अपनी दुनिया में सिमटे हुए भी बाहर की दुनिया से और मेरी प्रिय सखी प्रकृति से जुड़ी रहती हूँ। बादलों के झुरमुट से, डेट पॉम की झूलती टहनियों से, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से मेरा एक अनजाना से रिश्ता हो गया है। परिमेत ये नाम रखा गया है मैंने अपनी पहली किताब का। अतीत की वो पगली सी स्मृतियाँ आज अरसे बाद मेरे जहन में राजीव होने लगी हैं। अब 3 भाई बहन हैं, अनबिया, दीदी, अनुराग भैया और फिर सबसे छोटी मैं यानी परी। दीदी और भैया शाम को स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग पटक आसपास के बच्चों के पास खेलने के लिए निकल जाते। वहीं मुझे अपने रूम की खिड़की से उन सबको खेलते हुए निहारने में बहुत खुशी मिलती। मैं हम तीनों का ख्याल रखने के लिए रखी हुई लक्ष्मी दीदी के आगे पीछे घूमती रहती। कभी वो मेरे साथ लूडो, स्नैक्स एंड लैडर्स खेलती तो कभी हम दोनों मिलकर मेरी बारबी को सजाते। अन्वेषा दीदी बहुत ही चुलबुली स्वभाव की थी और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था, जिससे वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। स्कूल, घर और आस पड़ोस में सबकी चहेती थी। अनुराग भैया और मैं ट्विंस थे। वे खेल कूद पढ़ाई सब में अव्वल रहते। उन्होंने कभी नंबर 2 रहना नहीं सीखा था। उन्होंने जन्म के समय भी मुझसे 20 मिनट पहले इस दुनिया में कदम रखा, मेरे बड़े भाई होने का खिताब हासिल कर लिया। मैं उन दोनों के बीच मिसेस सी लगती थी। मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती कि मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती। मम्मी डैडी मुझे भी उन दोनों के जैसा बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते। आज तो मेरी छोटी गुड़िया ही अंकल को वो नई वाली पोएम सुनाएगी। डैडी आने वाले हैं। मेहमानों के सामने प्रस्तुति के लिए मुझे ही आगे करते, पर मेरा सॉफ्टवेयर विंडो 6 था, जिससे मेरी प्रोग्रामिंग बहुत स्लो थी, जबकि मेरे दोनों भाई बहन विंडो ट्रेन थे, बहुत ही फास्ट आउटपुट, और मैं कुछ सोच पाती उससे पहले पोयम हाजिर होती और मैं मुंह नीचा किए उसके नाखून कुरेदती रह जाती। एक दिन मैंने मम्मा को टीचर से फ़ोन पर बातें करते सुना। मैम, इस बार इंडिपेंडेंस डे की स्पीच अनामिका से बुलवाइए। मैं चाहती हूँ उनका स्टेज फियर ख़त्म हो। टीचर के डर से मैंने स्पीच तो तैयार कर ली, पर स्पीच देने से एक रात पहले मैं अपनी दोनों बगल में प्याज का टुकड़ा दबाए सो गई। मैंने कहीं पढ़ रखा था कि प्याज को बगल में डालने से फीवर हो जाता है, जिससे दूसरे दिन मैं स्कूल न जा पाऊँ। पर मेरी युक्ति असफल रही और दूसरे दिन ना चाहते हुए मुझे स्कूल जाना पड़ा। जिस समय मैंने स्पीच बोल रही थी, वातावरण में सर्दियों की गुलाबी धूप खिल रही थी। स्टेज पर चढ़ते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सर्दी की वजह से नहीं, भय और घबराहट के मारे। शाम को टीचर का फ़ोन आया, कह रही थी आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। सुनकर मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। प्याज के असर से तो नहीं, स्टेज पर स्टेज फियर से मुझे तेज फीवर ज़रूर हो गया था। मम्मा लेक्चरार थी। दोपहर को घर आकर थोड़ी देर आराम कर दूसरे दिन के लेक्चर की तैयारी में लग जाती। रात में अक्सर मैंने डैडी को मम्मा से कहते हुए सुना था, अनामिका दिन पर दिन डम्बो होती जा रही है। जब देखो गुमसुम सी घर में घुसी रहती है। उन दोनों को देखो, घर स्कूल दोनों में नंबर 1। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं गुमसुम नहीं रहती। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। बस मेरी दुनिया आप लोगों से थोड़ी अलग है। धीरे धीरे मुझ पर डब्बों का हैशटैग लगाने लग गया था। जाने अनजाने मेरी तुलना दीदी और भैया से हो जाती थी, पर डैडी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। माउंट आबू के सोफिया बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया।
वहाँ मैं सबसे ज़्यादा लक्ष्मी दीदी को मिस करती थी, पर अब मैंने छिप कर रोना भी सीख लिया था। अब वह लाल छत वाला हॉस्टल ही मेरा नया आशियाना बन गया था। मुझे एक बात की तसल्ली भी थी कि अब मैं गाहें बगाएं दीदी भैया से मेरी तुलना से तो बची। वहाँ रहते हुए मुझे 5 साल हो गए। मुझ में अंतर सिर्फ इतना आया कि अब मेरा हैशटैग डब्बों से बदलकर घमंडी और नकचड़ी हो गया। जहाँ पहले मेरी उंगलियां एकांत में किसी टेबल किताब या अन्य किसी सतह पर टैप करती थी, वो उंगलियां घंटों पियानो पर चलने लगी। आराधना सिस्टर ने ही मुझे पियानो बजाना सिखाया था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। जब कभी मैं अकेली में बैठी अपने विचारों में डूबी रहती तो वे एक किताब मेरे आगे रख देती। उन्होंने ही मुझे विश्वास जगाया कि तुम जैसी हो अपने आप को स्वीकार करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, पर उस कुछ की क्या और कैसे शुरुआत करूं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं, यह पहली सुलझ ही नहीं पाती थी। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के चलते मैं अपने द्वारा बुने कोकून से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। यही नहीं, औरों के सामने स्वयं को अभिव्यक्त करना और अपनी बात रखना मेरे लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। इसी कश्मकश में मैं स्कूल पूरी कॉलेज में आ गई। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना था, पर मैं माउंट आबू छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सिस्टर की प्रेरणा से ही मैंने कॉन्स्पोंडेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और स्कूल में ही लाइब्रेरियन की जॉब करने लगी। इसी दरमियान मेरी मुलाकात अमित से हो गई। हमारे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वह सिविल इंजीनियर था। इसी सिलसिले में अक्सर उसका हॉस्टल आना जाना होता था। उसने आज तक कसकर बंद किए मेरे दिल के झरोखों को खोलकर उसके कोने में अपने लिए कब जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी शॉप चलेंगी? वीकेंड पर वह अक्सर मुझसे पूछता। उसकी आंखों में मासूम सा अनुनय होता जिसे मैं ठुकरा ना पाती। हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले ही होते, क्योंकि उस समय भी मैं खुद में ही सिमटी होती थी, बिल्कुल खामोश। कभी टेबल पर अंगुली से आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचते हुए, तो कभी मेन्यू कार्ड में पढ़ने की असफल कोशिश करते हुए। तुम अमित से शादी कर लो, अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। एक शाम सिस्टर ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सारी रात मैं सो नहीं पाई। बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और एक तूफान सारी रात मेरे मन के भीतर भी घुमड़ता रहा था। मैंने सुबह होते ही अमित को व्हाट्सअप कर दिया। मैं धीमी मंथर गति से सिमटी हुई नदी के समान हूँ और तुम अलमस्त बहते वो दरिया जिसका अनंत विस्तार है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। नदी की तो नियति ही दरिया से मिल जाना है और दरिया का धर्म है नदी को अपने में समाहित कर लेना। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुरंत अमित का मैसेज आया, जैसे वो मेरी मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। मम्मा पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। सादगीपूर्ण तरीके से हमारी शादी करवा दी गई। मई के महीने में गर्मी और क्रिकेट फीवर अपने शबाब पर थे। अमित सोफे पर औंधे लेटे हुए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडस्ट्रीज़ के मैच का मज़ा ले रहे थे। इतने में मोबाइल बजने लगा। रंग में भंग पड़ गया। अमित ने कुछ झुझलाते हुए कुशन के नीचे दबा फ़ोन निकाला। मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह बात करने दूसरे रूम में चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना ज़रूरी फ़ोन किसका है कि वो धोनी की बैटिंग छोड़कर दूसरी बात करने चला गया, वो भी अकेले में। किसका फ़ोन था? उसके आते ही मैंने उत्सुकता से पूछा। ऐसे ही बिन ज़रूरी फ़ोन था, संक्षिप्त सा उत्तर दे वो फिर से टीवी में मगन हो गए। मैंने फ़ोन उठाकर रिसेट कॉल्स लिस्ट देखी। उस पर मनन नाम लिखा हुआ था। स्क्रीन पर कई सारे अनसीन व्हाट्सएप मैसेज भी थे। मैंने व्हाट्सएप अकाउंट खोला। वो सब मैसेज पार्टी परिंदे ग्रुप पर थे। मुझे बड़ा रोचक लगा। अमित, ये पार्टी परिंदे क्या है? कुछ नहीं, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है जो वीकेंड क्लब में मिलते हैं। मनन का फ़ोन क्यों आया था? मैं लास्ट संडे नहीं गया था तो पूछ रहा था कि शाम को आओ कि नहीं। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया। अब प्लीज़ मुझे मैच देखने दो। तुमने मना क्यों कर दिया? तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहते? वहाँ सब लोग तेज म्यूज़िक पर डांस फ्लोर पर होते हैं। मुझे लगा तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। इतनी देर से पहली बार अमित ने टीवी पर नज़रें हटाकर मुझ पर टिकाई थी। मैं भावुक हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं आज तक यही सुनती आई हूँ कि शादी के बाद लड़की को अपनी पसंद नापसंद शौक अरमान ताक पर रखने पड़ते हैं, पर यहाँ तो फिजाओं का रुख बदला हुआ सा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जब इतना कीमती तोहफा हो तो जान भी हाजिर है। एनीथिंग फॉर यू। जाना कहते हुए उसने मुझे आंखों के लुढ़कते आंसुओं को अपनी हथेली में भर लिया। शाम 6 बजे तैयार होकर मैं अमित के सामने खड़ी हो गई। ब्लैक इवनिंग गाउन में, ग्लैमस लुक में।
वो मुझे ऐपलक देखता ही रह गया। मैं पूछ सकता हूँ, बेमौसम कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? कहते हुए मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने हंसते हुए उसे पीछे धकेल दिया। रात को मैं करूँ शर्मिंदा, मैं हूँ पार्टी परिंदा, मैंने अदा से डांस करते हुए कहा। मेरे इस नए अंदाज से वो बहुत खुश लग रहा था। राजपुताना क्लब हाउस में बनाम श्रृंगार से तो मैं अमित के दोस्तों से मैच कर रही थी, जिसमें कई लड़कियां भी थीं, पर मन को कैसे बदलती। वहां सब लोग लाउड म्यूजिक के साथ डांसिंग फ्लोर पर थिरक रहे थे। कुछ देर में भी उन जैसा बनने की कोशिश करती रही, फिर थोड़ी देर के बाद खिड़की के पास लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपने सीलिंग की चैन को अपनी उंगलियों में घुमाने लगी। उस दिन के बाद मुझे दोबारा उस क्लब में जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। ना कभी अमित ने मुझे चलने के लिए कहा। शादी के कुछ दिनों के बाद ही अमित की बर्थडे थी। मैं कुछ बहुत दिनों से उसकी एक पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। मैंने वह पेंटिंग और एक छोटी सी कविता बना उसकी सिरहाने रख दी। सुबह उठकर मैं किचन में अमित की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने में जुट गई। ये पेंटिंग तुमने बनाई है? अमित ने पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए पूछा। हाँ, कोई शक नहीं, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, पर स्वीटी मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं बल्कि पेन और ब्रश पकड़ने के लिए बने हैं। उसने मेरे हाथ में चाकू लेते हुए कहा। मम्मा का फ़ोन आया था कि वो 2-3 दिन के लिए मुझे अपने पास बुला रही है। एक दिन उसके ऑफिस में आते ही मैंने कहा, मेरी जान के चले जाने से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीवी, लैपटॉप और वेब सीरीज़ इतनी सोतन है तो मेरी तुम्हारे दिल लगाने के लिए, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओके, पर प्रॉमिस मी, अपने बर्थडे के लिए ज़रूर आ जाओगी। उसकी बर्थडे के अगले हफ्ते ही मेरी बर्थडे थी। शादी के बाद अमित से बिछुड़ने का ये पहला मौका था। किसी ने सही कहा था कि इंसान की कीमत उससे दूर रहकर ही होती है। 3 दिन मम्मा के पास बिता मैं मेरे बर्थडे वाली शाम को वापस आ गई। मेरे घर पहुंचने से पहले ही अमित मुझे रिसीव करने के लिए बड़ा सा लाल गुलाब का गुलदस्ता लिए लॉन में खड़ा था। मुझे देखते ही मुझे बाहों में भर लिया और फिर गोदी में उठा मुझे गेस्ट रूम तक ले गए। वहाँ का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ होम थिएटर की जगह स्टडी टेबल ने और अमित के मिनी बार की जगह बुक सेल्फ ने ले ली थी। मैं इन बदलावों को छू कर देखने लगी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। सरप्राइज़ कैसा लगा? मैं निशब्द थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। जब कभी भावना को अभिव्यक्ति देने में जुबान असक्षम हो जाती है तो आंखों इस काम को बेखूबी अंजाम देती हैं। मेरी आंखें एवरेल बहने लगी। तो ये तुम्हारी और मम्मी की मिली भगत थी ना? बट एनीवेज, आई एम फीलिंग्स ब्लेस्ड। बस उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी कला को अपने जुनून और कैरियर में बदल दिया। मैंने हॉबी क्लासेस शुरू कर दी। मेरी शुरुआत 2-3 बच्चों से हुई। बढ़ते बढ़ते संख्या 100 के पास आ गई। खाली समय में पेंटिंग्स बनाने लगी और बरसों से घुमड़ती मेरी भावना को शब्दों का रूप देने के लिए मैंने एक किताब लिखनी भी शुरू कर दी। अगर आज मैं आत्मनिर्भर बन गई, खुद की पहचान बना पाई, तो उसका पूरा श्रेय अमित को जाता है। नहीं तो मैं खुद अपने अंदर की खूबियों को कभी जान नहीं पाती। हम दोनों नितांत अलग व्यक्तित्व हैं। वह आईफोन ट्रेन की तरह स्मार्ट और फास्ट, जिसका कवरेज एरिया अनंत में फैला है, और मैं 90 के दशक का कॉर्डलेस फ़ोन जिसका सिमटा हुआ कवरेज एरिया है। मैं स्वयं ही अपनी डिजिटल उपमा पर मुस्कुरा उठी। यह अमित की सोहबत और मोहब्बत का ही तो असर था। मैं जैसी भी थी उसने मुझे स्वीकार किया, हमेशा मेरी भावना को समझा, खुद को मुझसे ढालने की कोशिश की, कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी कमियों को मेरी ताकत बनाया। हवा के तेज झोंके से, विंड चाइम की घंटियों की आवाज़ से मैं विचारों की दुनिया से बाहर आ गई। एग्जीबिशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारे आइटम्स को फिनिशिंग टच देने में मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम गिरने को आई थी और अमित ऑफिस से लौट आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। उसे देखते ही मैं उसके गले लग गई। ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। अब हम अमित और परी नहीं रहे, एक दूसरे से गुथ कर अपरिमित बन गए हैं। मैंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। अमित ने अपनी बाहों की घेरे को थोड़ा और मजबूत कर लिया। मुझे लग रहा था कि उसमें, उसके एहसासों में, उसके प्यार में सारोबार हो उसमें समाती चली जा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, विवाह की सफलता इसी में है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को परे रख और एक दूसरे के लिए अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ही तो मैं और तुम से हम बन जाते हैं।